हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले भारत डायनामिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट एजेंसी। यहाँ पर आप विकीपीडिया देख सकते हो। ठीक है, और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मैन्युफैक्चर ऑफ एम्यूनिशंस एंड मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये बनाती है। ये इट वाज फाउंडेड इन 1917 हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, तो और यहाँ पर ये किसके अंडर में इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट की कंपनी है। और ये शेयर के बारे में इसलिए मैं आज बात करने वाला हूँ क्योंकि इसमें जो मैंने प्रॉफिट बुकिंग की थी, मैं बता देता हूँ, वो वीडियो बता देता हूँ। जब मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी और मैं ऑलरेडी मैंने वो शॉर्ट वीडियो करके डाला था, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये मेरे चैनल पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो पहले ओनली मैं शॉर्ट वीडियो डाला करता था, शॉर्ट जो कि 15-20 सेकंड का होता है। तो लगभग ये एक हफ्ते के अंदर जो जो शेयर मैं बेच रहा था उनके बारे में डालता था। तो जितने भी शेयर से यहाँ पर ये पूरे नाम है, और उसमें से सह्याद्री का मैंने तो बना दिया था वीडियो, भारत डायनेमिक का बाकी था। तो भारत डायनेमिक और बाकी के भी वीडियो आएंगे। तो किस तरीके की मेरी जर्नी रही वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग इसमें करके मुझे कैसा प्रॉफिट हुआ है, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ। और ये स्टॉक कैसा है, शेयर कैसा है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये 25 जुलाई को मैंने ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी। अभी उसका प्राइस क्या है और वो टाइम पे एंट्री कब की थी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ अभी इसके शेयर के बारे में। तो ये है उसका शेयर। ठीक है, भारत डायनेमिक का। और ये मनी कंट्रोल के साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर NSE BSE दोनों पर ये ट्रेड होता है। 321 का ये इसका लो था, 612 का इसका हाई था। तो लगभग ये हाई लो से बहुत ऊपर है, मतलब हाई के आसपास है। हाई के ज़्यादा भी आसपास नहीं है, लेकिन हाई से ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दे देता हूँ। तो देखो, इसमें जो स्ट्रेंथ है 14 स्ट्रेंथ है, 14 स्ट्रेंथ है, जिसमें बताया है कि स्टॉक पासेस मेजॉरिटी ऑफ कैंसलिंग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। जो कैंसलिंग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में ये स्टॉक ने पास किया है, जिससे इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़े बाहर के इन्वेस्टर हो या कोई भी बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और वीकनेसेस इसमें दो बताए, देखो, इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का ये 10,400 करोड़ का कैपिटल है इसका, तो उसका यूज़ प्रॉपर हो नहीं रहा है, ऐसा ये बता रहा है। क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी 4 बता रहा है। तो राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज, तो परसेंटेज डिलीवरी परसेंटेज जो बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर 25%, 26% की डिलीवरी है। ठीक है, तो और भी ये बढ़ती जा रही है। तो लोग इसकी डिलीवरी ज़्यादा उठा नहीं रहे, ये ट्रेडिंग के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। और थ्रेट एक है इसके अंदर की इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। तो नॉन कोर इनकम की तरफ इनका, अदर इनकम की तरफ इनका ट्रेंड बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में इसका जो ओवरव्यू में देखो, डिविडेंड इसके बारे में 1.29, मतलब लगभग 1.25% का डिविडेंड आपको मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपके बैंक अकाउंट में। और इसका फेस वैल्यू 10 का है, PB 3.89 का आ रहा है। और इसका पी जो है 21 का है, और सेक्टर पी इसका 25 का है, मतलब लगभग ये पी आसपास ही है सेक्टर के पी के। ठीक है, अर्निंग पर शेयर 27 का आ रहा है। और यहाँ पर एडवांस चार्ट में मेरी एंट्री और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, ये शेयर में मैंने एंट्री लगभग अप्रैल के टाइम पे की थी, ट्रिप 333। तो वो प्राइस के आसपास मैंने इसको एंट्री की थी। ठीक है, तो यहीं पर आसपास मैंने इसको एंट्री की करने के बाद वो शेयर लगभग जुलाई में मैंने बेच दिया। ठीक है, 25 जुलाई के आसपास मैंने, 23 जुलाई या 25 जुलाई को मैंने बेच दिया इसको। तो लगभग 403 के भाव पे मैंने इसको बेच दिया। हाँ, तो मैंने इसको 22 जुलाई को बेचा। तो 22 जुलाई को इसको मैंने लगभग 403 के भाव पे बेचा, मतलब 333 का शेयर 403 में मैंने बेच दिया। तो लगभग 21% का मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 22 जुलाई को मैंने ये शेयर में से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये शेयर से मैं निकल गया।
ठीक है। तो यहाँ पर ये 22 जुलाई का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो 408 का हाई मारा था, लेकिन मैं इसमें 403 पे ही निकल गया। उसके बाद भी शेयर देखो उसने एक ज़बरदस्त आगे जाके हाई मारा, अगस्त में इसने 429 हो गया। ठीक है। मैं 403 का निकलने के बाद भी और वो 20-25 रुपये बढ़ गया, लेकिन उतना लालच नहीं करना चाहिए। हमको जितना प्रॉफिट चाहिए था वो मिल गया तो निकल जाना चाहिए। तो उसके बाद देखो जो लालच में रह गए वो गिर गए। तो उसके बाद शेयर का भाव कितना हो गया, लगभग 368 के लो तक आ गया। मतलब सोच लो, फिर से लो आया, फिर थोड़ा सा हाई गया, फिर से लो आया, और एक बार डिविडेंड दिया इसने लगभग 65 पैसे का। फिर उसके बाद एक हाई मारा इसने लगभग 455 का। तो यहाँ पर भी देखो कोई पेशेंस रखता है तो उसको अच्छा खासा ये प्रॉफिट मिलता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब भी शेयर ऐसा गिरे, हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है, हमको जितना लेना था लेने के बाद शेयर का प्राइस गिरे तो फिर से एक बार एंट्री करनी चाहिए। फिर वो थोड़ा टाइम होल्ड करने के बाद फिर से एक बार दोबारा प्रॉफिट कर लेना चाहिए। फिर से गिरे तो फिर से एक बार एंट्री करनी चाहिए, फिर प्रॉफिट लेना चाहिए। इससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन मेरा मोस्ट ऑफ क्या हो जाता है कि मेरे और भी कुछ शेयर्स होते हैं, उसके अंदर पैसा वो चला जाता है। तो जो या फिर वो शेयर कोई दूसरा शेयर पोर्टफोलियो का गिरा होगा तो उसमें मैं वो प्रॉफिट का पैसा ऐड कर देता हूँ जो भी इससे मिलता है। ठीक है। तो इस वजह से ये करते रहता हूँ, और दोबारा भी कोई शेयर्स मिले तो दोबारा भी एंट्री करना पसंद करूँगा। लेकिन मोस्ट ऑफ मैं यही करता हूँ कि जो नए शेयर्स है उसमें मैं बताते रहता हूँ, और ये मौके बहुत बार मिल जाते हैं शेयर्स में। ठीक है। तो उसके बाद देखो इसने हाई कितना बनाया, लगभग 612 का हाई। मतलब मैं अगर रखता भी तो मेरा पैसा डबल हो जाता, ऐसे भी रख देता तो ठीक है, ऐसे ही रख देता तभी भी मेरा पैसा डबल होने वाला ही था। ठीक है। तो ये होता है शेयर मार्केट में कि एक साल के अंदर आपका पैसा डबल हो सकता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शेयर्स में रहो, क्वांटिटी लेके रहो। लेकिन कोई भी शेयर लेना है तो एक ही प्राइस पे मत लो, थोड़ा थोड़ा करके लो। जब क्योंकि मार्केट अनसर्टन है, कभी भी गिर सकता है। ऐसा भाव गिरे तो फिर लेना, फिर यहाँ पर गिरे, ऐसा गिरे तो जितने बार गिरेगा तो उतने बार लेके फिर आप उसमें आगे और बढ़ सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे तो देखो ये जो 5 साल का चार्ट है, तो यहाँ पर देखो 5 साल में ये शेयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लगभग ये 389 का लो था, वहाँ से एक ज़बरदस्त लो बनाता है, और ये 2020 का लो है जो कोविड के टाइम का है। तो कोविड के टाइम पे ये शेयर का भाव देखो 145 का मिल रहा था। 145 पे जिसने जिसने लिया और होल्ड किया उसका लगभग 5 गुना तो हो गया शेयर, 5 गुना, 5.5 या 6 गुना आराम से उसका शेयर का भाव बन गया। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि ज़रा मार्केट जब गिरे तब आपके पास पैसा होना ज़रूरी होता है। ये सीख होती है, ये सीखना चाहिए। अभी भी बहुत सारे शेयर गिर गए हैं तो हर किसी ने लेना चाहिए, कि मुझे तो यही लगता है। लेकिन ऐसे टाइम पे लोग डर के भाग जाते हैं मार्केट से, यही गलत करते हैं। और इसीलिए मैं फिर भी लगा रहता हूँ कि मैं बताने में लगा रहता हूँ कि अभी भी लेने का टाइम है, जो जो शेयर गिरे वो लेना चाहिए। तो देखो इस तरीके से हर कोई आगे प्रॉफिट करता है। तो लगभग इसका देखो ज़्यादा लंबा चार्ट है नहीं, क्योंकि ये भारत डायनेमिक इसके पहले नहीं थी कंपनी। लगभग 2018 से कंपनी है, 2018 से इसके चार्ट नज़र आएंगे, 17 से नहीं है। मतलब लगभग इसको 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है। तो जो भी है यहाँ पर डेटा मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम देख लेते हैं, कि इसके परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो एक हफ्ते में ये लगभग 2% है, एक महीने में लगभग 26-27% है, 3 महीने में ये 46% तक रिटर्न दिए हैं, और YTD यानी जनवरी से अभी तक इसने लगभग 46% के रिटर्न है, और एक साल के इसके रिटर्न लगभग 68% के हैं, 3 साल के इसके डबल है। ठीक है। 3 साल में इसने डबल कर दिया, मतलब 100% कर दिया। तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है। और ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी होने की वजह से देखो डिफेंस स्टॉक है ये। ठीक है। तो इस वजह से इसके बारे में जो भी न्यूज़ है यहाँ पर वो बताया हुआ है, और यहाँ पर मैं और भी डिटेल दे देता हूँ इसके परफॉर्मेंस, और ये जो फाइनेंशियल से इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसके फाइनेंशियल देख लो, रेवेन्यू घटते गए जा रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि रेवेन्यू घट रहा है। ठीक है। रेवेन्यू घट रहा है, इसका मतलब डर होता है हर किसी की, इन्वेस्टर की इसमें। और सेम चीज़ है कि प्रॉफिट भी घट रहा है। तो प्रॉफिट का कंटिन्यू सेम रहा 2 साल, 2017-18 में, फिर लेकिन 19 में कम हुआ, फिर 20 में फिर से वही लेवल में आ गया, फिर देखो 2021 में प्रॉफिट बहुत ही कम हो गया। ठीक है। और यहाँ पर
देखो प्रॉफिट कम हुआ लेकिन इसका स्टॉक का प्राइस, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि लोग है ना सिर्फ स्टॉक गिर रहा है या न्यूज़ ख़राब है फिर भी तभी लोग और इन्वेस्ट करते, दबा के इन्वेस्ट करते और प्रॉफिट लेते। तो कभी कभी ये चीज़ें भी ऐसा हो जाता है कि यार कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही फिर भी स्टॉक कैसे बढ़ रहा है, तो ये होता भी है। कोई कंपनी डूबी भी रहती है उसका भी स्टॉक बहुत स्पीड से भागते रहता है। तो ये साइकोलॉजिकल है, मेंटली है, लोगों की सोच क्या है कि लोग उसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देख लो। तो शेयर होल्डिंग में 10 यहाँ पे जो प्रमोटर है तो प्रमोटर का लगभग 75% है, तो 75% रख सकती है गवर्नमेंट या कोई भी प्रमोटर उसके पास। ठीक है, तो मिनिमम ये क्राइटेरिया होती है। तो 75% के शेयर होल्डिंग इनके पास है, गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद बाकी बचे हुए 25% ये सभी में बटे हुए हैं। पब्लिक के पास बहुत कम है। अच्छी बात है कि लगभग 6% का उनके पास होल्डिंग है। डीआईएस ने सबसे ज़्यादा लिया है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, मतलब उनको ज़्यादा भरोसा है। देख लो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इंडिया के बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा के बैठे हैं। लगभग 17-18% का फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी लगभग 1.25% का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो सभी का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। म्यूचुअल फंड के 6 स्कीम है जिसने इसमें पैसा लगाया, बाकी के बड़े इन्वेस्टर है। मतलब 8% सिर्फ म्यूचुअल फंड वालों का पैसा है और बाकी का बचा कुचा जो है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा है। और जो एफआईआईज और एफपीआई है, मतलब फॉरेन के इन्वेस्टर है, उन 34 ऐसे इन्वेस्टर है जो फॉरेन के बड़ी कंपनीज होंगी या सिंगल कोई इन्वेस्टर होगा। ठीक है, उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और अभी रिसेंटली 3 बढ़ चुके हैं ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो जो भी यहाँ पर डेटा है मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर आपको बता दिया है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो अच्छा खासा है, लेकिन चार्ट्स में यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा स्टेबल था लेकिन ये साल गिर गया और ऑलरेडी स्टॉक बहुत भागा हुआ है। ठीक है, पी थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है, थोड़ा सेक्टर पी के आसपास आ गए हैं। तो फिलहाल इसमें करेक्शन मोड आएगा नहीं आएगा, फ़िलहाल मैं तो फाइनेंशियल पे चलता हूँ, फंडामेंटल पे चलता हूँ। बाकी सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, बट फिर से अगर ये करेक्ट हो जाता है, करेक्ट होके फिर से कोई कुछ 400 450 का भाव आ जाता है तो फिर मुझे लगता है कि लेना चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैं अभी इसमें बाई का रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ और ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो है जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया था और मैंने पहले टाइम पे ओनली शॉर्ट वीडियो डाला था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग के वीडियो में मेरे चैनल पे मेरे रखना चाहता हूँ कि ताकि लोगों को समझ में आए, कि लोगों को देखने में आए कि स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है और सच में होता है। तो ये चीज़ें मैं बताना भी चाहता हूँ। और इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग इससे बेटर है कि स्विंग ट्रेडिंग से कमाओ, डेफिनेटली रिटर्न्स कमाओ, वही चीज़ अच्छी है। टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी भी रिटर्न्स मिल जाते हैं लेकिन डेफिनेटली रिटर्न्स आते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में ही अच्छा खासा पैसा बनता है अगर सही स्टॉक आपके पास हो तो। मल्टी बैगर रिटर्न अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 1 लाख हो सकता है, मतलब लगभग 2 लाख हो सकते हैं, डबल हो सकता है। 5 लाख भी हो सकते, 1 लाख के 5 लाख भी हो सकते। इसी तरीके से लोग मल्टीप्लाई करते अपने कैपिटल को। ठीक है, तो 5 लाख का 25 भी कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर इसी तरीके से करोड़ों का उनका नेटवर्थ बन जाता है। तो मेन चीज़ है कि हमको भी इसी स्पीड में जाना चाहिए, ऐसे ही जाना चाहिए। अप एंड डाउन लगा रहता है शेयर मार्केट में, लेकिन हमारे पास अच्छे स्टॉक होने ज़रूरी होते हैं। तो सही स्टॉक चुनो, सही प्राइस पे एंट्री करो और ये चैनल पे आपको ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक पता चलेंगे, इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। तो ये जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।